हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, और इसे हम कहेंगे नेशनल इंटीग्रेशन। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की न्यू एडिशन पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये चैप्टर नंबर 88। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और मैंने एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के हर एक चैप्टर को यहाँ पे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में बनाया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो और प्रीवियस पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हो, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। अगर मैं इंडिया की कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात करूँ, आप सबको पता है हम बहुत डाइवर्स हैं। लोग यहाँ पे इतने डाइवर्स है। एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखें तो डिफरेंट डायमेंशंस यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो रिलीजन को। रिलीजन जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बहुत सारे हैं। फिर अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो हिंदी है, तमिल है, मराठी, बंगाली, कितनी सारे लैंग्वेजेस है। इसके साथ साथ आपको कास्ट, ट्राइब्स, रेस, रिलीजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी यहाँ पे हमेशा डिवीजन का खतरा बना रहता है, और इसीलिए नेशनल इंटीग्रेशन ये इसेंशियल यहाँ पे बन जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है? जिससे कि हम हमारी कंट्री की डेवलपमेंट कर सके, हमारी कंट्री प्रॉस्पर हो और यूनिटी और स्टेबिलिटी को हम मेंटेन कर सके। तो बिना इंटीग्रेशन के यहाँ पे डाइवर्सिटी कन्फ्लिक्ट और फ्रैगमेंटेशन को जन्म देगी। तो इंटीग्रेशन का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मीनिंग समझते हैं कि इंटीग्रेशन का यहाँ पे क्या है। इसे समझाने के लिए कुछ लोगों ने यहाँ पे, एक्सपर्ट्स ने डेफिनेशंस दी है। सबसे पहली डेफिनेशन हम देखते हैं मायन और वेनर की। अब इन्होंने ये कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन को हम दो चीज़ों से यहाँ पे समझ सकते हैं। पहली तो यहाँ पे ये बात करते हैं अवॉइडिंग द डिवाइसिव मूवमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइसिव मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट होती है जहाँ पे कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हैं। जिसे आपने एक वर्ड भी बहुत बार सुना होगा, बाल्कनाइज करना। बाल्कनाइज करना मतलब क्या होता है? कंट्री को ब्रेक कर देना बहुत सारे छोटे छोटे हॉस्टाइल स्टेट्स में। फॉर एग्जाम्पल, ये सेम चीज़ हुई है बाल्कन रीजन में यूरोप के। तो अगर आपको आज क्या करना है, यूरोप का मैप खोलना है, वहाँ पे आपको बाल्कन स्टेट्स दिखेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी और वहाँ से ही इंस्पायर्ड होके यहाँ पे बाल्कनाइज ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए नेशनल इंटीग्रेशन ज़रूरी होता है, जिससे कि हम इस डिवाइसिव फोर्सेस को रोक सकें। ये किसने कहा है? मायन और वेनर ने कहा है। अब दूसरी जो बात यहाँ पे ये कह रहे हैं वो ये है कि हमें प्रेफरेंस देना है या फिर प्रायोरिटाइज करना है नेशनल इंटरेस्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट को, इंस्टेड ऑफ अब यहाँ पे देखो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों, जो नैरो चीज़ें होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ, आप सबको पता है कास्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता, पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे ये लोग। ये किसे देखेंगे? इसे कि कास्ट का इंटरेस्ट क्या है, रिलीजन का इंटरेस्ट क्या है, लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट क्या है, कम्युनिटी इंटरेस्ट क्या है। सो द आइडिया इज नेशन फर्स्ट, नैरो आइडियाज लैटर। तो बात मैंने आपको समझाई ना, इसे ही हम कहते हैं पैरोकियल इंटरेस्ट। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे है H.A. गानी जी। इन्होंने भी यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन दी है। यहाँ पे इन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोसेस के जैसे यहाँ पे बताया है, जहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं सोशियो और साइकोलॉजिकल प्रोसेस को, जिसमें हम बात करते हैं सोसाइटी और लोगों के माइंडसेट और फीलिंग्स को एक साथ मिलके काम करने की। इसमें एजुकेशनल प्रोसेस की बात की जाती है, जहाँ पे ये बोलते हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जब नेशनल यूनिटी को बिल्ड करने की बात आती है। तो ये प्रोसेस यूनिटी, सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है? एक साथ खड़े रहना। समझ में आया? तो यूनिटी, सॉलिडारिटी और कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ये तीनों चीज़ें की जाती है, और ये जो फीलिंग है ये डेवलप होती है इन द हार्ट ऑफ द पीपल, एंड एज अ रिजल्ट लोग फिर इवेंचुअली कॉमन सिटीजनशिप को यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं, लॉयल्टी बनानी शुरू हो जाती है नेशन के प्रति। और इसीलिए जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है इज मेनली अबाउट पीपल फीलिंग इमोशनली कनेक्टेड टू द नेशन। आई होप ये समझ में आ गया है। ये H.A. गानी ने कहा है।
अब जो नेक्स्ट है ये है हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। इन्होंने एक्सप्लेन किया नेशनल इंटीग्रेशन को थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे देके। इन्होंने ये कहा कि नेशनल इंटीग्रेशन इज नॉट समथिंग फिजिकल, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने एक घर बांधा है ब्रिक्स के साथ, या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्लान है जो एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है। इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे राधा कृष्णन जी ये कहते हैं कि इट मस्ट एंटर द माइंड्स ऑफ द पीपल। इंटीग्रेशन इज अ थॉट। इंटीग्रेशन क्या होता है? एक थॉट है या फिर एक आइडिया है, ये लोगों के मन में, माइंड्स में एंटर करनी चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि नेशनल इंटीग्रेशन हैपन्स व्हेन पीपल देमसेल्व्स फील यूनिटी एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, एंड इट कैन नॉट बी फोर्स बाय द गवर्नमेंट, और किसी से भी ये फोर्स नहीं हो सकती है चीज़। ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब यहाँ पे रशीदुद्दीन खान जी की स्टेटमेंट समझ लीजिए। रशीदुद्दीन खान जी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन शुड मीन कोहेशन, फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कोहेजन नॉट फ्यूजन, मतलब पीपल शुड स्टे कनेक्टेड बट दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। क्या फ़ायदा कि आप किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहे हो लेकिन अपनी खुद की ही आइडेंटिटी खो दे रहे हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। यूनिटी यहाँ पे इन्होंने प्रायोरिटी दी है, यूनिटी को, नॉट यूनिफॉर्मिटी। देखो यूनिफॉर्मिटी अलग होती है, यूनिटी अलग होती है। इंडिया शुड बी यूनाइटेड बट एवरीवन डज नॉट नीड टू बी सेम। जब आप ज़बरदस्ती करते हो किसी को कि आपको एक साथ अपनी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी छोड़ के जो ग्रुप की आइडेंटिटी है उसको अपनाना है, तो ये बात नहीं कर रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं हो रही है, यूनिटी की बात हो रही है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ये रिकन्सिलिएशन की, मतलब रिकन्सिलिएशन किया जा रहा है, मर्जर नहीं किया जा रहा है। देखो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर समझाओ तो डिफरेंट ग्रुप्स कोऑपरेट एंड एडजस्ट बट दे डू नॉट कंप्लीटली मर्ज इनटू वन आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने कीवर्ड यूज किया होगा एग्लोमरेशन का। एग्लोमरेशन मतलब देखो असिमिलेशन अलग होता है, एग्लोमरेशन अलग है। एग्लोमरेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्रुप है ये एक साथ यहाँ पे आ रहे हैं, ग्रुप कम्स टुगेदर। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप अपनी खुद की आइडेंटिटी को खो देते हैं, ग्रुप्स लूज देयर आइडेंटिटी। तो इंडिया यहाँ पे सपोर्ट करता है एग्लोमरेशन को, मीनिंग मेनी आइडेंटिटीज विल लिव टुगेदर। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आइडिया को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, ये समझ में आया। फिर बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशंस की, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, सारी डायमेंशंस यहाँ पे आ गई। ओवरऑल चीज़ें आपको समझ में आ गई है। पॉलिटिकल में क्या होगा? यूनिटी ऑफ स्टेट। इकोनॉमी में क्या होगा? बैलेंस्ड डेवलपमेंट करनी है। सोशल में क्या होगा? सोचो, हार्मनी रहनी चाहिए कम्युनिटीज़ के बीच। फिर कल्चरल में क्या होगा? रिस्पेक्ट करना है डिफरेंट कल्चर्स को। साइकोलॉजिकल में क्या होगा? इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए नेशन के साथ। तो ये सारे डायमेंशंस जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। आई होप ये क्लियर हो गई है बात। अब कुछ ऑब्स्टैकल्स देख लेते हैं, हिंडरेंसेस और ऑब्स्टैकल्स किसमें? नेशनल इंटीग्रेशन में। अब इसके कुछ कारण होते हैं, मोटे मोटे तौर पे ये सारे कारण आपको पता होने चाहिए। रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड लिंग्विज्म। फाइन, तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं, इसके जो डायमेंशन है इसके अंदर भी उसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। फाइन, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रीजनलिज्म के बारे में। रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी रखना या फिर अटैचमेंट रखना टू अ पर्टिकुलर रिलीजन इंस्टेड ऑफ द एंटायर नेशन। तो पीपल यहाँ पे प्रायोरिटाइज करते हैं अपने खुद के स्टेट को ओवर द रीजन। फाइन, और अब देखो एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ, अगर कोई ये कह रहा है कि माई स्टेट फर्स्ट नेशन लैटर, तो ये क्या हुआ? रीजनलिज्म हुआ। सब रीजनलिज्म भी यहाँ पे आ जाता है जिसमें ये सिमिलर होता है बट इट इज़ अ स्मॉलर लेवल ऑफ लॉयल्टी। ठीक है, जहाँ पे लोग जो है ये रीजन को विद इन अ स्टेट यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बताओ, अगर हम महाराष्ट्र की बात लें तो आपने सुना होगा विदर्भ का, राइट? सो विदर्भ रीजन इनसाइड द महाराष्ट्र इज द एग्जाम्पल हियर फॉर सब रीजनलिज्म। और एक एग्जाम्पल देती हूँ, वेस्ट बंगाल में आपने गोरखा लैंड के बारे में सुना होगा, तो गोरखा लैंड इनसाइड द वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द सब रीजनलिज्म। तो लॉयल्टी जो है ये रीजन के प्रति होती है, फिर स्टेट के प्रति होती है, उसके बाद नेशन आता है।
समझ में आया? तो सबसे पहले क्या आया यहाँ पे? रीजन आया, फिर यहाँ पे क्या आता है? हमारा स्टेट आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? नेशन आ जाता है। फाइन। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है इंस्टेड ऑफ द नेशन फर्स्ट, क्योंकि अगर हम आइडियली देखें तो नेशन फर्स्ट आना चाहिए, ये सारी आइडेंटिटीज़ नहीं आनी चाहिए। सही बात है। तो मीनिंग समझ में आया? रीजनलिज्म ये एक तरह से सब्सिडियरी प्रोसेस है पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की। मतलब कि जो कुछ ग्रुप होते हैं उनको ये लगता है कि उनकी आइडेंटिटी, कल्चर, इंटरेस्ट आर नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द नेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको इग्नोर किया गया है, उनको एक्सक्लूड किया गया है, निकाला गया है, इंक्लूड नहीं किया है। उनको वो समझते हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने खुद के डिसैटिस्फैक्शंस को, सो थ्रू द रीजनल पॉलिटिकल मूवमेंट्स। फाइन। अब फॉर्म होते हैं कुछ रीजनलिज्म के, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये देखो रीजनलिज्म में आपको दिख जाता है डिमांड फॉर सेसेशन। सेसेशन के बारे में आपने बहुत सुना होगा। मतलब सेसेशन का मतलब क्या होता है बताती हूँ। कुछ ग्रुप होते हैं कंट्री में, आपने न्यूज़ चैनल में भी बहुत बार पढ़ा होगा, जहाँ पे ये लोग डिमांड करते हैं कि हमको इंडिया से सेपरेट होना है। एग्जाम्पल देखिए बताती हूँ, जैसे कि खालिस्तान मूवमेंट आपने सुनी है ना। इसके बाद द्रविड़ नाडु की आपने डिमांड सुनी होगी, नागा मूवमेंट, मिजो मूवमेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो सेसेशन मतलब कि अपनी खुद की कंट्री को यूनियन, इंडियन यूनियन से सेपरेट कर देना। दूसरी बात यहाँ पे सेपरेट स्टेटहुड की भी होती है, ये मैंने आपको बताया ऊपर। जैसे कि कुछ रीजन ऐसे हैं हमारी कंट्री में जो डिमांड करते हैं कि हमको न्यू स्टेट चाहिए इंडिया के अंदर ही। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना है विदर्भ का, राइट। विदर्भ है बोडोलैंड के बारे में। ये एग्जाम्पल्स आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो, बस एक दो ही याद करने हैं। विदर्भ लिखो, बोडोलैंड लिखो, या फिर गोरखालैंड लिखो, तीनों भी यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स है। ये जो मूवमेंट्स है, डू नॉट वांट सेपरेशन फ्रॉम इंडिया, ओनली वॉट द न्यू स्टेट्स। तो ये ऐसा नहीं बोल रहे हैं, विदर्भ ये नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो इंडिया से सेपरेट होना है, मैं अपनी खुद की एक कंट्री बनाता हूँ, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। उनको स्टेट चाहिए नया वाला। बोडोलैंड भी यही कह रहा है। समझ में आया? फिर बात आती है जो यूनियन टेरिटरीज है, ये कभी कभी डिमांड करती है कि हमको स्टेटहुड चाहिए, हमको यूनियन टेरिटरी नहीं रहना है। तो कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनको फुल स्टेट चाहिए, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि पुदुचेरी, ये दोनों ने भी यहाँ पे डिमांड की हुई है। इसके बाद फिर इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स तो आते हैं, ये तो मतलब आप सबको पता है। रीजनलिज्म के नाम पे इतनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं स्टेट्स के बीच, जैसे कि बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है। चंडीगढ़ का एग्जाम्पल पता है आपको, बेलगाम का एग्जाम्पल आपको डिस्प्यूट पता है। ये तो मतलब एवरग्रीन है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। रिवर डिस्प्यूट्स तो हमेशा होते रहते हैं। कावेरी रिवर पकड़ लीजिए, कृष्णा रिवर, रावी बियास रिवर, ये सारे कन्फ्लिक्ट के रीजन से, जो रीजन की वजह से टेंशन में आते रहते हैं। इसके साथ आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एक थ्योरी पढ़ाई थी जिसको मैंने कहा था सॉइल, सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी, राइट। सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी का क्या मतलब होता है? ये थ्योरी ये बोलती है जो लोकल लोग हैं ना उस रीजन में रहने वाले, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। कहाँ कहाँ पे? अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मुझे प्रायोरिटी दो, क्योंकि मैं इस स्टेट में रह रही हूँ, ठीक है। तो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी मतलब मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए बिकॉज आई एम अ लोकल पीपल हियर, ऐसे बोल समझो। तो प्राइवेट जॉब्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, कोई बिजनेस का परमिट लेना हो, उस सब में मुझे प्रायोरिटाइज करो आप। टिपिकल स्लोगन्स आपको वैसे बताती हूँ, आसाम फॉर आसामीज, महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रियंस, ऐसे स्लोगन्स आपको बहुत बार दिखती है। इस वजह से क्या होता है? कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। समझ में आया? सो दिस क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट, पर्टिकुलरली जब हम माइग्रेंट्स देखते हैं, राइट, जो दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारी रीजनलिज्म की बातें हैं। फिर यहाँ पे कम्युनलिज्म आ जाता है। कम्युनलिज्म में मतलब ये कि जो एक व्यक्ति है उनकी लॉयल्टी रिलीजियस कम्युनिटी के प्रति होती है इंस्टेड ऑफ द नेशन। तो आप नेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप रिलीजियस कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। सो पीपल स्टार्ट प्रमोटिंग रिलीजियस इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं, इसे ही हम कम्युनलिज्म कहते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे हिस्टोरिकल रूट्स है कम्युनलिज्म के लिए, हमारी इंडिया में ये हिस्टोरिकल रीजन्स की वजह से प्रेजेंट है। कम्युनलिज्म पार्टली डेवलप हुआ है हमारी कंट्री में जब ब्रिटिश रूल आया था ना, तब से ही यहाँ पे ये मतलब बना हुआ है। तो ब्रिटिश ने, आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। इंडियन काउंसिल एक्ट हमने देखा था, याद है? पहला जो हमने चैप्टर देखा था उसमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 देखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 देखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा था। ये सारे के सारे लॉज यही रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने हमारी कंट्री में सेपरेट इलेक्टोरेट को लाया और रिलीजियस कम्युनिटीज को बना दिया यहाँ पे। तो इसी वजह से इन्होंने रिलीजियस जो डिवीजन है उसको स्ट्रॉन्ग किया है पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिशियंस
यहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन होता है रीजन का, जहाँ पे जो कम्युनलिज्म है ये बढ़ता है जब कोई रिलीजन है वो यहाँ पे पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इन चीज़ों को यूज़ करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ या फिर मैनिफेस्टेशंस बोल लीजिए, एग्जांपल बोल लीजिए, जैसे कि आपको पता है रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज हमने देखी थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चैप्टर दिखा था उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे रिलीजन के बेस पे होती है। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, अकाली दल है रिलीजन के बेस पे। फिर आपने देखा जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे मुस्लिम लीग था, राइट, ये भी रिलीजन के बेस पे था। फिर दूसरी बात यहाँ पे आती है रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स की, जहाँ पे ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है पर रिलीजन के बेसिस पे होती है। जैसे कि आपने विश्व हिंदू परिषद के बारे में पढ़ा होगा, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसके साथ साथ आपने कम्युनल राइट्स देखे हैं, वायलेंट क्रैशेस होते हैं, क्यों? क्योंकि रिलीजियस कम्युनिटीज़, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल आपको बताऊँ मैं, तो मथुरा, वाराणसी, हैदराबाद, अलीगढ़, अमृतसर, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पे डिस्प्यूट हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं ओवर द टेम्पल्स, मॉस्क, ये तो हमेशा चलते रहता है। टेम्पल पे झगड़ा करो, मॉस्क पे झगड़ा करो, कोई रिलीजियस साइट है उसके ऊपर झगड़ा करो। अयोध्या डिस्प्यूट तो मतलब कितना यहाँ पे चल रहा था, फॉर हाउ लॉन्ग, राइट। सो 6 दिसंबर 1992 जहाँ तक मुझे ये डेट याद है वहाँ से ये चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें फाइन। अब यहाँ पे रीज़न क्या हो गए लेकिन कम्युनलिज्म के, ये आपके दिमाग में आया होगा। तो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स है यहाँ पे। फिर जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे उनका भी रोल है, पाकिस्तान का भी रोल है ना। और गवर्नमेंट के इनएक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रोल, जो पॉलिटिक्स होती है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, कम्युनल मीडिया है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर से बहुत सारे यहाँ पे डायमेंशंस आपको दिख जाते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कास्टिज्म का। अब इसका मतलब क्या हुआ? कास्टिज्म मतलब एक इंडिविजुअल की लॉयल्टी रहती है उसके खुद के कास्ट के प्रति, पर वो अब अगर उसको बोला जाए कि देखो भाई हम आपको यहाँ पे एक प्लेट में कास्ट रखते हैं, तो ये पहली प्लेट जिसमें आपने कास्ट रखी और ये दूसरी प्लेट है जिसमें आपने नेशनल इंटरेस्ट रखा है, तो वो इंडिविजुअल हमेशा कास्ट को प्रेफरेंस देगा, हमेशा कास्ट बरी रहेगी as compared to the national interest. So it mainly developed due to the politicization हुआ है हमारी कास्ट का इंडिया में, इसी वजह से ये हो रहा है। अब मैनिफेस्टेशंस बताती हूँ मैं आपको, मैनिफेस्टेशंस मतलब एग्जाम्पल वगैरह। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी कंट्री में जो कास्ट के बेसिस के ऊपर ही बनी है, जैसे कि जस्टिस पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी पार्टीज है, बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। अगर आपको एक बताओ तो नादर एसोसिएशन का आपने नाम सुना होगा, हरिजन सेवक संघ का नाम सुना होगा, क्षत्रिय महासभा का नाम सुना होगा। तो ये सारी कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स है। तो प्रेशर ग्रुप्स भी हमने यहाँ पे देखे और पॉलिटिकल पार्टीज भी देखी, प्लस इसके साथ साथ कुछ कास्ट कंसिडरेशंस भी की जाती है पॉलिटिक्स में। कास्ट के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे कि अगर हमको यहाँ पे इलेक्शन लड़ना है तो पार्टी में यहाँ पे टिकट्स बांटी जाती है, ठीक है। तो मतलब कास्ट का फ़र्क यहाँ पे पार्टी के टिकट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी जाता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है किसी स्टेट में बनने की, तो उसके ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ता है। और कास्ट कन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहता ही है, जिसमें अपर और लोअर कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ तो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सारे स्टेट्स में ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखते हैं। बाकी के स्टेट्स में भी दिखते हैं, लेकिन अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग जाए तो इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल्स आपको बताए। इसके साथ साथ रिजर्वेशन के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अगर कास्ट आ गई तो फिर आपके रिजर्वेशन भी तो आएंगे ना, सही बात है। तो वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं ओवर द रिजर्वेशन पॉलिसीज, राइट। अब यहाँ पे हमारे बीके नेहरू जी है, जिन्होंने एक पॉइंट रखा है रिजर्वेशन के लिए, पर्टिकुलरली फॉर द एससीज एंड एसटीज। तो उन्होंने ये कहा था कि जो रिजर्वेशन है फॉर द एससीज एंड एसटी रिमाइंड्स पीपल ऑफ देयर कास्ट आइडेंटिटी, ये उन्होंने कहा है। तो कहीं पे अगर आपको क्रिटिसाइज करना हो इसे, तो इसे आप मेंशन कर सकते हो बीके नेहरू जी को। तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस मे नॉट हेल्प द नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये हर्डल हो सकता है, ऑब्स्टेकल हो सकता है हमारी कंट्री के नेशनल इंटीग्रेशन में। सो दिस इज हिज ओपिनियन बाय द वे, ठीक है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। आपको पता है हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बहुत अलग है, इनका ओपिनियन अलग है। तो क्या करना है, टाइम देख के, चीज़ें देख के ही आपको उस चीज़ को यूज़ करना है। समझ में आया? ठीक है। अब कास्ट राइवलरीज तो हमेशा होती है, जैसे कि मतलब बहुत सारी कास्ट राइवलरीज है। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स नाउ हियर, पर समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे लिंग्विज्म। तो लिंग्विज्म का मतलब क्या होता है? लिंग्विज्म का मतलब क्या होता है? लिंग्विज्म मीन्स स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टू द लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कम्युनिटी। तो फिर से यहाँ पे एक प्लेट में आप लैंग्वेज
कि एक व्यक्ति की लैंग्वेज रखो या फिर लैंग्वेज कम्युनिटी रखो और दूसरे प्लेट पे आप नेशनल का इंटरेस्ट रखो, हमेशा इसे चूज़ किया जाएगा। जब हमेशा लैंग्वेज को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, लिंग्विज्म हो रहा है। अब इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। अब दो डायमेंशंस होते हैं यहाँ पे लिंग्विज्म के। सबसे पहला तो है, आपने एग्जाम्पल भी ये देखा है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत बार देखा है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, जो कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर किया गया था। आप सबको याद होगा, हमने देखा था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था कि आंध्रा ये ऐसा स्टेट था जो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना था यहाँ पे 1953 में, और इसको क्रिएट किया गया था फ्रॉम द मद्रास स्टेट। और इससे फिर क्या हुआ, ये एक चिंगारी बना और नेशन वाइड पूरी कंट्री में हमारे डिमांड बढ़ने लगी कि हमको अभी तो लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए। तो इसी वजह से फिर गवर्नमेंट ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया। 1953 से लेकर 1955 की बात है ये। और फिर उन्होंने, उस कमीशन ने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 1956 में, और फिर इन पर्टिकुलर एक्ट ने पूरी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया लैंग्वेज के बेसिस पे, सो लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर बाद में भी चेंजेस हुए, वैसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई बहुत सारी, वो सारे चीज़ें हम देख चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो कि बॉम्बे स्टेट का डिवीजन, जो पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, आसाम में जो चेंजेस हुए थे, उसमें से कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर ऑफिशियल लैंग्वेजेस का इशू तो हमेशा बना हुआ रहता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 भी हमने यहाँ पे देखा हुआ है शॉर्ट रेफरेंस में। यहाँ पे इसने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था यूनियन का, और इस वजह से फिर एंटी हिंदी एजिटेशंस हुए थे पर्टिकुलरली साउथ इंडिया और वेस्ट बंगाल में। तो इसीलिए फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो आप अश्योर रहो, इंग्लिश को हम कंटिन्यू करेंगे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, और हिंदी को एज लॉन्ग एज नॉन हिंदी स्टेट्स वांटेड। तो फिर इंग्लिश यहाँ पे कंटिन्यू हुई थी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। तो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला फिर हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है स्कूल एजुकेशन में, जहाँ पे हिंदी और हिंदी के साथ साथ यहाँ पे हम इंग्लिश रखते हैं, और उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भी रीजनल लैंग्वेज हो वो रखी जाती है। लेकिन यहाँ पे वैसे एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे जो हमारा तमिलनाडु है ना, इन्होंने यहाँ पे इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया है पूरी तरह से, बिकॉज कुछ कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, हिंदी को इतना ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। समझ में आया? सो लिंग्विस्टिक एंड रीजनल पार्टीज यहाँ पे तो एग्जिस्ट करती ही है। एग्जाम्पल के लिए आप टीडीपी, एजीपी, शिवसेना, किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं, राइट। अब देखो, एक कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट्स हुए हैं। इसमें सबसे पहली बात याद रखना कि जो तेलंगाना है, इसको क्रिएट किया गया था 2014 में। कहाँ, किस में से निकाल के क्रिएट किया है? आंध्र प्रदेश से। फिर जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज किया गया था 2019 में। तो यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज हमने बताई। फिर यहाँ पे तीसरी बात, अयोध्या डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ था 2019 की बात है, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजॉल्व किया था, राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो ऑनगोइंग है उसके लिए। तो आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आप कहीं पे भी जिस तरह से आपको एग्जाम मतलब दिख रहा है कि स्कोप है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। फाइन। अब यहाँ पे इसके कंटेक्स्ट में बना है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, NIC। अब इसका मीनिंग क्या है ये समझो। देखो, बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में 1961 की बात है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया था। पर्पस क्या है इसका, इस कॉन्फ्रेंस का? इनको कुछ ऐसे मीन्स और वेज ढूंढने थे जिससे कि ये मेजर थ्रेट जो है हमारी कंट्री के नेशनल यूनिटी के लिए, उससे लड़ सके। अब थ्रेट्स हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे कि हमने कम्युनलिज्म देखा है, कास्टिज्म देखा है, रीजनलिज्म देखा है, राइट, लिंग्विज्म देखा है, नैरो माइंडेड हमारी कंट्री में जो एटीट्यूड्स है लोगों के, उसको देखा है। तो जो कॉन्फ्रेंस है ये क्या करती है, ये कोशिश करती है कि हम कॉन्क्रीट सजेशन दे सके, जिससे कि हम गाइड कर सके हमारी कंट्री को, जिससे कि यूनिवर्सिटी जो यूनिटी है वो हम रिस्टोर कर सके या फिर मेंटेन कर सके। तो ये इनका सिंपल पर्पस है। अब जो क्रिएशन है नेशनल काउंसिल इंटीग्रेशन का, तो ये एक कॉन्फ्रेंस डिसाइड की गई थी, मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि हमको एक परमानेंट बॉडी बनानी है, और उसे इन्होंने कहा नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। समझ में आया? सो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल यहाँ पे बनाया। पर्पस क्या है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का? ये इश्यूज़ को रिव्यू करते हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के रिलेटेड होते हैं। फिर इस इश्यूज़ को जैसे ही ये समझ लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, बाद में उसके
ये मेजर्स देते हैं, सजेशंस देते हैं कि क्या करना चाहिए जिससे कि यूनिटी और मजबूत बन सके हमारी कंट्री की। तो इसलिए जो एनआईसी है, यहाँ पे किसी प्रीलिम्स में भी किसी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपको पूछा जा सकता है कि एनआईसी क्या होता है। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सिंपल एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, ये डिस्कस करती है प्रॉब्लम्स को जो नेशनल यूनिटी को अफेक्ट करते हैं। इसे 1961 में यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग इसकी 1962 में हुई थी, याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आया इसलिए बताया मैंने आपको। फिर कंपोजिशन देख लेते हैं यहाँ पे इसका कैसा है एनआईसी का। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो यहाँ पे चेयरपर्सन बनते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के। जो बाकी के मेंबर हैं वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप देखी जाती है, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर्स दिखते हैं आपको, अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं जो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जिनके यहाँ पे लेजिस्लेचर है, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है। लीडर्स जो नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे किया जाता है, जैसे कि कोई एमिनेंट जूरिस्ट है, पब्लिक फिगर्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में बड़े बड़े, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे। वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन है लेट से, बहुत इंपॉर्टेंट, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी यहाँ पे भेजे जाएंगे। तो मतलब जो एनआईसी है ये पॉलिटिशियंस, सिविल सोसाइटी के लीडर्स, इन सबको यहाँ पे बुलाता है। तो मतलब ब्रॉड कंसल्टेटिव बॉडी आपको ये मिल जाती है। तो फिर इसके साथ फिर मेंबर्स आ गए, तो मेंबर्स आने के बाद क्या करेंगे ये लोग, मीटिंग करेंगे। तो फिर एनआईसी की मीटिंग यहाँ पे होती है आई एम सॉरी, एनआईसी की मीटिंग होती है, ऑफ कोर्स रेगुलरली नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि देयर इज नो फिक्स शेड्यूल, नो टाइम इंटरवल, कोई फिक्स नहीं है। मीटिंग्स तभी होती है जब इनको लगता है कि हाँ ज़रूरत है, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो जैसे ही जब से इसका क्रिएशन हुआ है अब तक 16 मीटिंग्स अब तक हुई है। तो एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 16th मीटिंग हुई थी एनआईसी की यहाँ पे 2013 में हुई थी। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की यहाँ पे। अब ड्यूरिंग दिस मीटिंग कुछ रिजोल्यूशन पास किए गए, जैसे कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, कंडेम करेंगे वायलेंस को, काउंसिल स्ट्रांगली कंडेम करेगा किसी भी तरह का अगर वायलेंस हो रहा है सोसाइटी में। तो हम कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट करेंगे, ऐसे मेजर्स लेंगे जहाँ से हमारी कंट्री में हार्मोनियस रिलेशन बढ़ सके। हम डिस्प्यूट को लीगली रिजॉल्व करेंगे, हम एससी और एसटी को प्रोटेक्ट करेंगे, कम्युनिटीज़ को, हम सेक्सुअल वायलेंस को कंडेम करेंगे, हम वुमेन की फ्रीडम और इक्वालिटी को इंश्योर करेंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, सोशल डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, हम वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ये सारी बातें यहाँ पे की गई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है वैसे, कंडेम वायलेंस, ये सारी चीज़ें, लीगली इंश्योरिंग इक्वालिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें फाइन। कुछ थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो जाए तो भी बहुत है, सारी चीज़ें एकदम से याद नहीं करनी है। फिर यहाँ पे बात आती है हमारी नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी की, यानी कि NFCH। क्या है इसका नाम? नेशनल फाउंडेशन कम्युनल हार्मोनी, NFCH। अब इनका रोल समझ लेते हैं कि हमारी कंट्री की नेशनल हार्मोनी में ये क्या काम करता है। तो कहीं पे भी अगर नेशनल हार्मोनी के ऊपर लिखना है तो फिर NFCH के बारे में तो बात करनी ही होगी। अब जो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी होता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1992 में किया गया है, और इसका पर्पज़ ये था कि इनको कम्युनल हार्मोनी, देखो नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम में ही लिखा है कम्युनल हार्मोनी हमको प्रमोट करनी है, फ्रैटर्निटी मतलब ब्रदरहुड है ना, नेशनल इंटीग्रेशन हमको प्रमोट करना है। तो इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जिसमें ये फंक्शन करते हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री। सो यूनियन होम मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री क्या है, बस ये याद रख लेना। मीनिंग ये हुआ कि इट हैज़ सम इंडिपेंडेंस अगर फंक्शनिंग की बात की जाए तो, लेकिन इसको सुपरवाइज किया जाएगा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मतलब MHA। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव्स में वही सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिससे कि कंट्री की हार्मोनी, सोशल हार्मोनी और यूनिटी स्ट्रांग हो सके। सही बात है। अब इसके साथ इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे करेंगे ये, राइट? तो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है टू द चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस। इसमें जो फाउंडेशन है ये फाइनेंशियल हेल्प ऐसे बच्चों को प्रोवाइड करता है जो कि विक्टिम रह चुके हैं सोसाइटल वायलेंस के। ठीक है, सोसाइटल वायलेंस का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सोसाइटल वायलेंस में आपके जो कम्युनल राइट्स होते हैं ना, टेररिज्म, कम्युनल राइट्स, एथनिक वायलेंस वगैरह जो होता है वो सब आते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है अगर एजुकेशन की बात की जाए, ट्रेनिंग या फिर केयर की बात की जाए उसमें भी। तो एम क्या है कि हमको इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन करना है अगर ऐसे बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये बात हो जाती है तो।
फाइन। फिर यहाँ पे कम्युनल हार्मोनी को प्रमोट करने की बात की जा रही है, जहाँ पे NFCH कम्युनल हार्मोनी को कैसे प्रमोट कर रहा है। देखो, कम्युनल हार्मोनी तो है ही, लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन भी है। कैसे कर रहा है? वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग तरह की एक्टिविटी, उसके थ्रू ये अचीव करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो होती है, ये कंडक्ट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट होती है। कभी कभी ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, कोई NGO के साथ भी कोलैबोरेशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन सब आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर बताऊँ तो ये यहाँ पे किसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स को ला सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ ये स्टडीज़ और रिसर्च को भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें NFHS एकेडमिक स्टडी को, पर्टिकुलरली जब हम कम्युनल हार्मोनी की बात कर रहे हैं, उस पर NFCH काम करता है। अब यहाँ पे ये स्टडीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रांट्स देते हैं इंस्टीट्यूशंस को, स्कॉलर्स को वगैरह। तो अगर ग्रांट्स देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, तो फिर हेल्प होगी ना स्टडीज़ में। वो समझ सकेंगे कि कॉज क्या है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट का, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम मिटाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है फॉर कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनल हार्मोनी, जिससे कि लोग और ज़्यादा एनकरेज हो सके, है ना। तो फाउंडेशन यहाँ पे अवार्ड देगा इंडिविजुअल को भी और ऑर्गेनाइजेशंस को भी। अब जैसे कि लेट से किसी इंडिविजुअल ने बहुत अपने काम से, अपने कर्मा से, यहाँ पे अपने एक्शंस के थ्रू कोई कम्युनल हार्मोनी एस्टैब्लिश की है, नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प की है, तो फिर उनको और मतलब उनका काम तो यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए। सही बात है, उनको देख के बाकी के लोग भी एनकरेज हो गए पॉजिटिव काम करने के लिए, सोशल यूनिटी बढ़ेगी, तो अच्छी बात है। इसलिए ये भी चीज़ यहाँ पे की जाती है। अब देखो, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इसी को आप तोड़ मरोड़ के किसी और पॉइंट में भी यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? अब देखो, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं कुछ जनरलाइज चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम किसी और चीज़ में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फाइन। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, जैसे कि NFCH यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करता है अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे अचीव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो सारे इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, बाकी के इंस्टीट्यूशन सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ये इंश्योर करता है कि हम कम्युनल हार्मोनी को कलेक्टिव एफर्ट्स की तरह दिखा सकते हैं सोसाइटी के लिए। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन और पब्लिकेशन के बारे में भी बात की जाती है, जहाँ पे हमारा NFCH अवेयरनेस स्प्रेड करता है। तो अवेयरनेस क्यों स्प्रेड की जा रही है? इन्फॉर्मेशन मिले इनको तभी की जाती है ना। तो इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड हो सके, अब बुक्स को पब्लिश करो, मोनोग्राफ्स को पब्लिश करो, तो ये पब्लिकेशन किसके ऊपर फोकस करेगा? सीधी सी बात है, कम्युनल हार्मोनी कैसे रखें हम, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे रखें, सोशल यूनिटी कैसे मेंटेन हो सके, इन सारी चीज़ों को लेके ये सारे काम होते हैं। फाइन। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। इसको आप किसी भी आपके आंसर्स में वगैरह यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम लिटिल बिट ऑफ मैन्यूवरिंग, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, रिकॉल करते रहिए। रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार आपको बताया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।